इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल जी जुड़े हुए हैं। ये जो बड़ी खबर सामने आई है, नाटो देशों का अब ये रुख कि वो यूक्रेन को समर्थन देंगे और कई तरह की मिसाइलें, कई तरह के हथियार प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये यूक्रेन की स्थिति को आज 5वें दिन कितनी मजबूती देते हैं? जो कंट्रीज प्रॉमिस कर रहे थे वो एक सिंबॉलिक था और वो एक मैसेजिंग थी कि हम हथियार दे रहे हैं। वहां से हथियार आने में वक्त लगता, क्योंकि किसी भी देश को हथियार बना के पैक करके भेजने में वक्त लगता है। लेकिन जो अगर नाटो सेक्रेटरी जनरल इस किस्म की अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब जो नाटो के रिजर्व्स हैं, नाटो के डिपोज हैं, उनमें से इमीडिएटली ऑपरेशनल हथियार दिए जा सकते हैं। हाँ, एंटी टैंक मतलब उनके पास जो शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे 84mm जो साब जो स्वीडन का बनाते हैं, जैसे जो मिसाइल है जेवलिन, ऐसी अगर हथियार दे रहे हैं, एयर डिफेंस मिसाइल भी, एयर डिफेंस मिसाइल स्टिंगर दे रहे हैं। अगर इग्ला 1M कहीं और बनती हो, मिलती हो कहीं से ली जाके नाटो देश के, ये मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि इस टाइम पर बहुत काम आ सकते हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अंदर जाएंगे कैसे। जो साउथ के रूट है, सी रूट है, वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है। एयर स्पेस से रशिया जाने नहीं देगा। नॉर्थ में बेलोरसिया और रशिया से जा नहीं सकता। नॉन बॉर्डर्स है पोलैंड का, हंगरी का, रोमानिया का और स्लोवाकिया का। इन बॉर्डर्स को रशियन ट्रूप्स अच्छी तरह जानते हैं, रशियन स्पिनाच जानते हैं, रशियन जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो जानते हैं। इन पर कहीं ना कहीं, और बेलोरसियन बॉर्डर से बहुत, बॉर्डर के साथ साथ ये है, इनसे अंदर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और वक्त लगेगा। और कुछ वेपन सिस्टम इनमें से यूज करने में, अगर पुरानी फोर्सेस हैं जिन्होंने यूज किया दूसरी बात है, वरना इन चीजों को करने में टाइम लगता है। अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन यकीनन नाटो देशों की ओर से अगर ये बड़ा फैसला लिया गया है, खुद प्रेसिडेंट की ओर से बातचीत की गई है, तो अपने आप में कम से कम यहाँ पर यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में रूस के सामने विकल्प क्या है? बातचीत लगातार जारी है, लेकिन रूसी सेना और उसके राष्ट्रपति भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इन सबके बीच आज 5वां दिन है। सीधे गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, बड़ी खबर सामने आई है, यूक्रेन को नाटो दे रहा है एंटी टैंक हथियार। गौरव के पास में चलूंगी, लेकिन उसके पहले एक बात की और आशंका जताई जा रही है। अब बातचीत तो चल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ पैरेलली ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो सबने देखा है अपनी आंखों के सामने, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तृतीय विश्व युद्ध की आहट इस वक्त महसूस की जा रही है? जिस तरह की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच बची हुई है, और दुनिया दो देशों में, दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से नाटो और इस वेस्ट कंट्रीज रशिया को ब्लॉक कर रहे हैं, जिस तरह से उसको हर फोरम से निकाल रहे हैं, और जिस तरह से अगर वो मान लो किसी तरह से बॉस्फोरस उसमें भी अगर मान लो ब्लॉकेड लगा देते हैं, फिर कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। जब तक ऐसी कार्रवाई नाटो फिजिकली ग्राउंड पर नहीं करता, नाटो ट्रुप्स कमिट नहीं करता, कोई ब्लॉकेड नहीं करता, नेवल ब्लॉकेड वगैरह, तब तक ऐसा खतरा नहीं है। तब तक ये लोकल वॉर है बिटवीन रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध है। और इस युद्ध में जो पलड़ा जिसका भारी है आज के दिन, एग्रेसर है, अटैकर है रशिया, ज्यादा पावरफुल है रशिया, तो उसका पलड़ा भारी लग रहा है। अब यूक्रेन लड़ेगा, कितने दिन लड़ेगा, ये सब आज की रशिया का पलड़ा भारी है। लेकिन नाटो देशों के खुलकर इस तरह से सामने आ जाने से क्या स्थिति अब यूक्रेन के लिए भी मजबूत होती हुई चली जा रही है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ते हुए कई खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे हम। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के। हमारे साथ सुशांत सरीन साहब जुड़े हुए हैं, आप स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट भी हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शंकर प्रसाद जी, आपका रुख करते हुए, इस समय रूस यूक्रेन के बीच बातचीत जारी है, कम से कम पहली बार ही सही, लेकिन दोनों देश आमने सामने बैठकर शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बातचीत तो कर रहे हैं, ये एक उम्मीद देता हुआ। लेकिन क्या इस बातचीत के जरिए तत्काल किसी भी तरह के नतीजे की उम्मीद की जाए? जी, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जितनी खबरें हमारे पास आ रही हैं, एज मिलिट्री एनालिस्ट या मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो भी कहिए आप, वो मीडिया के थ्रू आ रही हैं। आजकल के ज़माने में मीडिया इज़ ऑल्सो अ वेपन। क्या चीज़ पब्लिक को बताई जाए, क्या चीज़ पब्लिक को ना बताई जाए, किस तरह से पब्लिक को मोटिवेट किया जाए, किस तरह से न्यूज़ को फैलाया जाए, पहली बात तो ये है। तो हमें तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ मीडिया के जरिए आ रही है, ना रशिया की तरफ से कोई बयान जारी हुए हैं और ना यूक्रेन की तरफ से जो हो रहे हैं वो तो मोटिवेटेड हो ही रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा, कोई प्रोफेशनल आर्मी ऐसा काम नहीं करेगी जब तक कि उसने टैक्टिकल प्लान्स को लॉजिस्टिक प्लान्स के संग नहीं मिलाया हो। ये समझ लेना कि किसी ने टैक्टिकल प्लान बनाया है
और उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट की सहायता नहीं दी गई है, ये बिल्कुल गलत होगा। रशिया इज अ प्रोफेशनल आर्मी, वो अवश्य इसको लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल प्लान को साथ बना के चले। बिल्कुल। तीसरी बात जो मैंने कहना चाहता हूं, इस समय सब पावर्स ने बड़ी भारी मिसकैलकुलेशन की है, चाहे रशिया की तरफ से हो, चाहे यूक्रेन की तरफ से हो, चाहे नेटो की तरफ से हो, चाहे अमेरिका की तरफ से हो। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह युद्ध यहां तक पहुंचेगा। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस को इतना होल्ड बैक करेंगी। अब बात आ गई कि आज की बात का क्या नतीजा निकलेगा। देखिए, आज की बात का नतीजा निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि इस समय जो भी व्यक्ति इसमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर है, जिसकी काबिलियत ज्यादा है, जो अपने आप को इस समय समझता है कि मैं एक डिमांडिंग पोजीशन में हूं, उसी की बात चलेगी, चाहे माने न माने। अब इस समय रशिया 5 दिन से अग्रेसर बना हुआ है, 5 दिन से वो चारों तरफ घुस चुका है, तो रशिया की ऑब्वियसली पोजीशन इस समय स्ट्रांग है।